स्कूलों में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो परीक्षा लेते हैं और दूसरे जो परीक्षा देते हैं। लेकिन देश के कई सरकारी स्कूलों में इन दिनों किरदार उलट गए हैं। 7वीं 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे सवाल पूछ रहे हैं और सरकारें जवाब की कॉपी लेकर के खड़ी हैं। जब तक जेन ज़ी की वाइब सरकारें समझ पाती, जेन अल्फा ने आकर के 6-7 कर दिया। मुर्गा और कुर्सी बनकर के क्लास के पीछे खड़ी रहने वाली हमारी ये जनरेशन ये डिकोड नहीं कर पा रही कि कैसे 7वीं 8वीं के बच्चे डीएम के दफ्तर पर धावा दे रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों के स्कूलों से बच्चों के धरने के वीडियो आ रहे हैं और सवाल बहुत कठिन भी नहीं है जो वो पूछ रहे हैं। टीचर्स कहाँ हैं, छतें टपकती क्यों हैं, पीने का पानी क्यों नहीं है, टॉयलेट हैं तो वो साफ क्यों नहीं है, स्कूल तक पहुँचने की सड़क क्यों नहीं है। ये यूपीएससी के सवाल नहीं हैं, ये उस संविधान के बहुत शुरुआती चैप्टर के सवाल हैं जिसमें राज्य बच्चों को शिक्षा देने का वादा करता है, वचन देता है। लेकिन जब क्लासरूम में जवाब नहीं मिला तो बच्चे सवाल लेकर के सड़क पर आ गए। और मज़ेदार या शायद डरावनी बात यह है कि सत्ता अभी जेन ज़ी की भाषा की डिक्शनरी खोल ही रही थी, तभी जेन अल्फा ने उसका सरप्राइज टेस्ट ले लिया। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के स्कूलों के बच्चे सड़क जाम कर रहे हैं। राजस्थान में तो सरकार इतना खौफ में आ गई है कि स्कूलों में फोटोज और वीडियोस पर बैन लगा दिया है। सवाल यह है कि जिस देश में बच्चों को अपने स्कूल में शिक्षक बुलाने के लिए धरना देना पड़े, वहां फेल बच्चा हुआ है या व्यवस्था। बात बीजेपी की नई टीम की भी आज करेंगे। किसका नाम कटा, किसके अच्छे दिन आए, विस्तार से समझेंगे और दिन की बाकी बड़ी खबरें भी होंगी। नमस्कार, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। तो लखनऊ से बात शुरू हुई थी, लखनऊ ही चलते हैं पहले। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय की छात्राएं आज सुबह अपने स्कूल से निकली और 2.5 किलोमीटर पैदल चल करके लखनऊ के दुबग्गा बाईपास पर जाकर के धरने पर बैठ गईं। ये लड़कियां किसी को हटाने की, किसी के इस्तीफे की मांग नहीं कर रही थी। इनका कहना बस इतना था कि हमारे स्कूल को टीचर दे दीजिए साहब। 8 महीनों से टीचर्स की कमी है, 5 महीने बाद पेपर्स हैं, पढ़ाने वाले हैं नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो पेपर में लिखेंगे क्या? क्या ये काम इन बच्चियों का है कि स्कूल में टीचर्स की कमी को दूर करने के लिए वो धरना दें, सड़क पर वो उतरें? और इसीलिए ये छात्राएं इतने गुस्से में थी कि सीधे मुख्यमंत्री को बुलाने की मांग कर दी। नारे तीखे हैं, बच्चों में गुस्सा है, पर यह प्रोटेस्ट पहली बार नहीं हो रहा है। 14 अगस्त को ही सर्वोदय विद्यालय के छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था। ये 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं। छात्रों ने सड़क जाम कर दी थी। मांगे वही थी, स्कूल में टीचर नहीं, खाना खराब मिलता है, बीमार होने पर बेसिक मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, और ये सब सुनने वाला भी कोई नहीं है। तब यूपी सरकार में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने समझा बुझाकर बच्चों को शांत कराया था, पर 2 दिन बाद लड़कियों के सब्र का बांध टूट गया और छात्राएं सड़क पर उतर आईं। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश या लखनऊ में ही छात्र स्कूलों का रिपोर्ट कार्ड सरकारों को दे रहे हों। बीते कई दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों से बच्चों के प्रोटेस्ट की तस्वीरें आ रही हैं, एक एक करके आपको दिखाते हैं। इसके साथ नत्थी है ये तथ्य भी कि इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल ठीक करो अभियान चला रखा है, जिससे सोशल मीडिया पर स्कूल से जुड़े वीडियोस की बाढ़ आई हुई है। पहले राजस्थान चलते हैं, जहां आए दिन किसी न किसी स्कूल के बच्चे धरने पर बैठ रहे हैं। सरकार को कुछ नहीं सूझा फिलहाल, तो एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया। जिस मांग को लेकर के लखनऊ में आज छात्राएं धरने पर थीं, कुछ दिन पहले राजस्थान के बाड़मेर में सरकारी स्कूल के बच्चों ने हंगामा काटा था। 3 घंटे तक धरना चला। छात्रों और पेरेंट्स को टीचर्स की नियुक्ति का आश्वासन देकर के मामला शांत कराया गया। जालौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सरकारी स्कूल पीएम श्री स्कूल के बच्चे गेट पर बाहर बैठ गए, धरना दिया, नारेबाजी की,
टीचर्स की कमी को लेकर के बवाल किया। अब राजस्थान के ही अलवर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थाना गाजी जोधावास का ये वीडियो देखिए। हुआ ये कि स्कूल के बरामदे में छत का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। गनीमत ये रही कि पटाव गिरते समय वहां से कोई स्टूडेंट नहीं गुजर रहा था, वहां कोई नहीं था। पर इस घटना के बाद बच्चों को गुस्सा आ गया, क्योंकि ना तो वहां टीचर थे ना बैठने लायक जगह। तो छात्रों ने उसी आवाज में बात की जो सरकार और सिस्टम को सुनाई देती है। अब आप 42 सेकंड का ये वीडियो देखिए। अगर आपके पास जाते तब भी आप यही सुविधा रखते क्या? जिन्होंने एक भी कमरा नहीं लिया बैठने बैठ कुछ लोगों को लग सकता है कि ये बच्चियां अधिकारी के साथ बदसलूकी कर रही हैं, लेकिन इनके स्कूल की हालत जानकर इनका गुस्सा जायज़ ही लगता है। आज तक के हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक जिस स्कूल के बच्चे धरने पर बैठे उसमें केवल 2 कमरे हैं और 2 कमरों से बारिश में पानी टपकता है। स्कूल में केवल 5 शिक्षक हैं। स्कूल में ना तो साफ पीने के पानी की व्यवस्था है और ना ही शौचालय की ठीक व्यवस्था है। रिपोर्ट के मुताबिक छात्राओं को भी खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। जब छात्रों ने प्रशासन की नाक में दम कर दिया तो आनन फानन में 7 शिक्षकों को स्कूल में नियुक्त किया गया है। बाकी सुविधाएं दिए जाने का वादा किया जा रहा था, लेकिन इस हंगामे के बीच अलवर में एंट्री हो गई कॉकरोच जनता पार्टी की। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका इस स्कूल में पहुंच गए, स्कूल में बच्चों से बातचीत की, फिर इस प्रदर्शन में शामिल हो गए। पुलिस से नोकझोंक भी हुई। कई घंटों के हंगामे के बाद आशुतोष और बच्चों को जिला प्रशासन से आश्वासन मिला, भरोसा मिला कि सभी क्लासरूम की मरम्मत की जाएगी। 7 नए कमरे अगले 3 महीने में तैयार होंगे। स्कूल तक आने जाने वाली सड़क 48 घंटे में तैयार की जाएगी और बच्चों के लिए खेल का मैदान बनाया जाएगा। तो एक जगह से आश्वासन मिलने के बाद आशुतोष रांका ने पूरे राज्य के स्कूलों में जाने की मुनादी कर दी। बोले कि मुझे अब तक जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, धौलपुर, भरतपुर, कोटा, बाड़मेर, हनुमानगढ़ में खराब स्कूलों के निरीक्षण करने की रिक्वेस्ट आई है। अगले कुछ दिनों में मैं ये सभी जगह कवर करूंगा। इसके पहले सीजेपी पूरे देश में स्कूल ठीक करो आंदोलन का ऐलान कर ही चुकी है। 16 अगस्त यानी कल ही आशुतोष ने ये पोस्ट किया था और कुछ ही घंटों में राजस्थान सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि किसी भी सरकारी स्कूल में बिना इजाज़त फोटो वीडियो बना नहीं सकते। जाहिर है ऐसे फरमान आएंगे तो सवाल उठेंगे ही। आज तक के शरद कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 64,000 स्कूलों में 20,000 स्कूलों की हालत जर्जर है। पहली बार भजनलाल सरकार ने इनकी मरम्मत के लिए 12,500 करोड़ का बजट दिया है, लेकिन बजट खर्च करके काम शुरू भी किया जाए तो भी स्कूल तैयार होने में करीब 1 साल लगेंगे। सवाल है कि तब तक बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। स्कूलों में वीडियोग्राफी पर रोक लगाने वाले आदेश के बाद आशुतोष रांका ने राजस्थान सरकार को घेरा। बोले कि सरकार स्कूल ठीक करने के बजाय स्कूल ऑडिट की एक्टिविटी ही बंद करने में लग गई है। राजस्थान सरकार कुछ भी कर ले, स्कूल तो हम ठीक करा कर ही रहेंगे। इस पूरे विवाद पर राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान भी आया है। उनका कहना है कि बच्चों की जिम्मेदारी सरकार की होती है, इसलिए बाहरी व्यक्ति स्कूल में नहीं घुस सकता। बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा विद्यालय परिवार का, शिक्षा विभाग का होता है और इसलिए हमारी वहाँ जो हम सुरक्षा के लिए पहले से हमारे अध्यापक होते हैं, हमारी विद्यालय विकास समिति होती वो देख रेख करती है। और आपको पता होगा कि हर महीना हमारी माँ बाप और अध्यापक मीटिंग होती है, जिसको अंग्रेजी में पीटीएम कहते हैं। वो मीटिंग होती है, इसलिए बच्चों से का लगातार संपर्क संबंध रहता है। परंतु कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति जिससे उस विद्यालय का कोई संबंध नहीं है, वो बिना अनुमति के विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता। जेन अल्फा यानी वो जनरेशन जो 2010 के बाद पैदा हुई, सिर्फ राजस्थान या उत्तर प्रदेश में ही प्रोटेस्ट नहीं कर रही है,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, कई राज्यों से ऐसे तस्वीरें, वीडियोज आ रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश के विदिशा का ये वीडियो देखिए। बच्चों की स्कूल बस का किराया बढ़ा दिया गया, छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी। अब झारखंड के गढ़वा का ये वीडियो देखिए। गढ़वा के कांडी में शिक्षक के तबादले पर छात्र नाराज हो गए। छात्र स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए। नतीजा ये हुआ कि प्रशासन का टीचर का जो तबादले का फैसला था उसको रोकना पड़ा, उसको वापस लेना पड़ा। अब छत्तीसगढ़ का हाल देखिए। कोरबा में एकलव्य आवासीय विद्यालय है। स्कूल के बच्चे 1 महीने में 3 बार धरने पर बैठ चुके हैं। छात्र प्रिंसिपल और हॉस्टल इंचार्ज को हटाने की मांग कर रहे थे। एक वीडियो मेरठ से भी आया है। मेरठ में बच्चों के स्कूल का रास्ता एक अंडरपास से होकर के गुजरता है और बारिश में अंडरपास में पानी भर गया। बच्चों को इसी पानी से होकर के गुजरना पड़ता है। जब किसी ने नहीं सुनी तो छात्राओं ने डीएम के नाम एक वीडियो बनाया और रास्ता ठीक करने की गुजारिश की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्कूल को 10 किलोमीटर दूर शिफ्ट किया जा रहा है। स्कूल के बच्चे इस बात से नाराज होकर के धरने पर बैठ गए। आप राज्य बदलते जाइए, शहर बदलते जाइए, बदहाल स्कूलों में धरना देते बच्चों की तस्वीरें इंटरनेट पर पटी पड़ी हैं। सवाल ये नहीं है कि बच्चे प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, सवाल ये है कि बच्चों को प्रदर्शन करना क्यों पड़ रहा है। संख्याएं बढ़ी हैं, स्कूलों की, कॉलेजेस की, विश्वविद्यालय की संख्याएं भी बढ़ी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसा अक्सर होता है जब कोई व्यवस्था बहुत बड़ी बनती है नंबरों में, तो गुणवत्ता कम हो जाती है। गुणवत्ता कम हुई और नैतिकता भी कम हुई। इसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि इतना विरोध क्यों हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है कि हमने शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया। सरकारी स्कूलों की जो स्थिति हुई, उनकी साख लगातार कमजोर हुई। सरकारी महाविद्यालयों की भी यही हालत हुई। दूसरा, बच्चों को अपने भविष्य के प्रति बड़ी चिंता है। जैसे ही वो कक्षा 8 या 10 में आता है, उसे लगता है मुझे इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा है, क्या होगा, कैसे होगा। और चूंकि ये बात मैं बार बार दोहराता हूँ, जस्टिस जे.एस. वर्मा ने 2012 में इसका सारा हमें समाधान बता दिया था। उन्होंने कहा कि देश में एक कमीशन की रिपोर्ट में भारत के पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि इस देश में 10,000 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो टीचर एजुकेशन की डिग्री जो है उसको कॉमर्शलाइज कर रहे हैं, बेच रहे हैं। दे आर सेलिंग डिग्री, क्वालिटी में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं। और ये नई शिक्षा नीति में पैराग्राफ 15.2 में इसको रिपीट किया गया, तो 10,000 टीचर एजुकेशन। अब बताइए, अगर ऐसा होगा तभी तो अध्यापक जिसको प्रश्न पत्र बनाना है वो प्रश्न पत्र ले जाएगा और जाकर के उसको बेच देगा। जो नैतिकता की कमी है, उस मेरा सुझाव ये है कि इस स्थिति में अगर बच्चे कह रहे हैं, उनके स्कूल में बेसिक सुविधाएं देना हमारा पहला फर्ज है, सरकार का भी, समाज का। सिस्टम के निकम्मेपन का नतीजा यह है कि स्कूली बच्चों को क्लासरूम छोड़ करके सड़क पर उतरना पड़ रहा है। लेकिन बच्चों के ये प्रोटेस्ट एक नई लकीर तो खींचते हुए दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले तक जंतर मंतर ने पूरे देश को अपनी ओर खींच लिया। जेनजी प्रोटेस्ट ने अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों में हेडलाइन बनाई। अभी झारखंड में भी जेनजी नौकरी की मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जंतर मंतर और झारखंड को राजनीति से खूब जोड़ा गया। दिल्ली में सीजेपी ने प्रोटेस्ट कराया था, यहाँ के आंदोलन को विपक्ष की राजनीति से जोड़ा गया और झारखंड के प्रोटेस्ट को बीजेपी की राजनीति से जोड़ करके देखने की कोशिश की गई। लेकिन पक्ष और विपक्ष के इन आरोपों से इतर इन स्कूली बच्चों के प्रोटेस्ट को भी क्या सियासत का रंग दिया जा सकता है? ऐसा क्यों है कि राज्य कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, स्कूल जर्जर ही मिलते हैं। टीचर्स की कमी हर जगह ही होती है। स्कूल जाने के लिए सड़कें हर राज्य में खस्ता हाल ही हैं। पर इन स्कूली बच्चों के हौसलों ने सरकारों को पसीने तो छुड़ा दिए हैं। ये ना तो किसी की राजनीति से प्रेरित हैं, ना ही इनका कोई एजेंडा है। सरकारें अब तक जेनजी की भाषा सीख रही थी और उनकी भाषा पर सवाल भी उठा रही थी, पर जेन अल्फा के सवाल मौजूदा राजनीति में नेताओं के लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गए हैं। यह बहुत रेयरली होता है कि युवाओं का विरोध कोई ऐसा सार्वजनिक विरोध हो जाए जो जंतर मंतर पे हो और उसे एक तरह से एक सफलता की पहली सीढ़ी तो बना ही दिया इन लोगों ने जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। इससे जो है उनके नीचे की पीढ़ी भी प्रेरित हुई कि प्रोटेस्ट करने से बदलाव आता है। एक सिंबॉलिक जो चेंज हमने देखा, उसके चलते हम देख रहे हैं कि स्कूलों में के बच्चे भी अब प्रोटेस्ट करने लगे हैं। और स्कूलों के बच्चे के विरोध को या प्रतिरोध को कैसे डील किया जाए, ये सरकारों के वश की बात नहीं है, क्योंकि स्कूलों के बच्चे के
प्रोटेस्ट करने को उन्होंने इमेजिन तक नहीं किया था। इसका एक प्रभाव ये होगा कि जो हमारी सरकारी नीतियां हैं और जो हमारी राजनीति है उसमें एक जो युवा वर्ग है, और जिसे युवा नहीं कहें बस किशोर वर्ग है, उसके ऊपर का जो वर्ग है, यानी सपोज कर लो 1995 से बाद जन्म लिए बच्चों का, उनको नज़र में रखकर बहुत कुछ नहीं किया जाता है, क्योंकि वो ये माना जाता है कि वो अगर वोट दे भी सकते हैं। जैसे कि जो ये जेन अल्फा है उसका एक छोटा वर्ग 2029 के चुनाव में भाग लेगा, मतलब एक वोटर के तौर पर। लेकिन क्या उनके लिए कुछ ऐसा किया जाएगा जो जिसको हम पॉलिटिकल बयानियां कहते हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव जो बनाया जाता है, उसमें हम ऐसे बड़े बड़े विषयों को रखते हैं जिनसे उनका कोई सीधा लेना देना नहीं होता है। देश के लिए सारी चीज़ें होती हैं, वो भी देश का हिस्सा है, पर उनको ध्यान में रखकर, उनको केंद्र में रखकर नीतियां ना बनाई जाती हैं और ना ही राजनीति उसके इर्द गिर्द घूमती है। तो उनका इस तरह से दखल देना नैरेटिव में एक तरह से सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए, जो सत्ता में है और जो विपक्ष में है, सबके लिए एक चुनौती खड़ा करता है कि अब उनको बहुत दिनों तक पॉलिटिकल नैरेटिव से, पॉलिटिकल बयानिया से, जो सियासी बयानिया होता है, उससे बाहर रखा जा सकेगा। दिन के अंत में समझने बैठिएगा तो ये सब क्या है? स्वतः स्फूर्त प्रोटेस्ट, देखा देखी, या आंदोलनों का मौसम, आंदोलनों का कोई स्वस्थ संक्रमण? जनरेशन्स को नाम बाजार ने दिया है, उन्हें बूमर, एक्स, जी, अल्फा में बांटा गया है, लेकिन ये चिढ़ से उपजी फसल है। सालों साल हमने मिड डे मील में गिरती छिपकली, जलजीरे की तरह दिखती हुई सब्जी, दरकते सीपेज भरे स्कूल, टपकती छतें और वो स्कूल और हॉस्टल, उनको हमने शिक्षा व्यवस्था का स्थायी हिस्सा मान लिया था। गांव और कस्बों के स्कूलों के लिए ये मान लिया गया था कि ये कमियां ही उन्हें पूरा कर रही हैं। स्कूलों के ढांचे उनके एग्जिस्टेंस को ही पर्याप्त मान लिया गया था। सुविधाएं ना होने पर आश्चर्य हुआ ही नहीं करता था। अब सुविधाओं के लिए होते प्रोटेस्ट पर जो आश्चर्य हमें हो रहा है, संभवतः उतना ही, सिर्फ इतना ही जेन अल्फा की जीत है। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। बड़ी खबर में इतना ही, अब बारी सुर्खियों की। कई दिनों से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। नितिन नवीन के जनवरी में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से ओवरहॉलिंग की चर्चाएं लगातार चल रही थी। कई नए चेहरों को जगह मिली है, कई पुराने चेहरे भी लौट आए हैं और कुछ लोगों को यथास्थिति में बरकरार रखा गया है। BL संतोष संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बने रहेंगे। RSS के विचारक रहे, RSS की पृष्ठभूमि से आने वाले राम माधव की संगठन में वापसी हो गई है, उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वसुंधरा राजे समेत 13 उपाध्यक्षों में से 6 महिलाएं हैं। वापसी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की भी हुई है। पार्टी ने उन्हें फिर से राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है। 8 राष्ट्रीय महामंत्रियों में केवल 2 विनोद तावड़े और सुनील बंसल को उनके पद पर बनाए रखा गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव के वक्त सह प्रभारी रहे त्रिपुरा के पूर्व CM विप्लव देव को भी महामंत्री बनाया गया है। अभी तक संगठन में 11 राष्ट्रीय मंत्री थे, लेकिन नई टीम में 16 लोगों को ये जिम्मेदारी मिली है। इंटरेस्टिंग ये है कि 16 में एक को छोड़कर बाकी सब नए हैं। जिन एक को नहीं बदला गया वो हैं कांग्रेस सरकार में रक्षा मंत्री रहे AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी। कभी अरविंद केजरीवाल का चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व आप नेता संदीप पाठक को भी नितिन नवीन की नई टीम में जगह मिली है। 3 महीने पहले आपका साथ छोड़ करके वो बीजेपी में आए, उनको अब राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है। एक बड़ा बदलाव भारतीय जनता पार्टी के IT सेल में भी हुआ है, सोशल मीडिया विभाग में भी हुआ है। बीजेपी ने सोशल मीडिया के संयोजक पद से अमित मालवीय को हटा करके उनकी जगह दीपक म्हास्के को नियुक्त किया है। वो छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रमुख हैं। अनिल बलूनी पार्टी के मीडिया प्रभारी बने रहेंगे, जबकि कोषाध्यक्ष के तौर पर पीयूष गोयल की वापसी हुई है। खबरें बता रही हैं कि बीजेपी का ध्यान अब सोशल मीडिया कम्युनिकेशन की धार बढ़ाने पर है। गुजरात के डॉक्टर हेमांग जोशी को नया युवा मोर्चा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ की रूप कुमारी चौधरी को नया महिला मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के अमरपाल मौर्य को नया OBC मोर्चा अध्यक्ष बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है। चढ़ावा चोरी की जांच SIT कर रही है। जांच CBI से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। आज CJI सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने कहा कि SIT को अपनी जांच पूरी करने देनी चाहिए। अगर किसी के पास कोई सुझाव है तो वो सीधे भारत के सॉलिसिटर जनरल के दफ्तर के संपर्क
में आ सकता है, उनसे संपर्क कर सकता है। याचिकाकर्ताओं ने दान से जुड़ी देखरेख को लेकर के भी चिंता जताई थी। उनकी मांग थी कि दान से जुड़ा सारा डेटा सार्वजनिक किया जाना चाहिए। यूपी सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले, दान का हिसाब किताब सही तरीके से रखा जा रहा है। बेंच ने साफ किया कि अगर एसआईटी अपना काम ठीक से कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर और ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट इसमें दखल देगा। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है तो एक अपडेट और है वहां से। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्यवाही पर अंतिम रोक लगा दी है। बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी पर अघोषित संपत्ति का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। मई में हाई कोर्ट ने कहा था कि कांग्रेस नेता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि ईडी और सीबीआई कानून के तहत एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। दोनों एजेंसियों से प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड में दाखिल करने को कहा गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई सूर्यकांत ने हाई कोर्ट की सुनवाई स्थगित करने और एजेंसियों को कोई भी रिपोर्ट जमा न करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पूछा कि हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना निर्देश कैसे जारी कर दिए। ये नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के खिलाफ है। बेंच ने कहा कि अगर जांच एजेंसियों के पास कोई ठोस जानकारी थी तो वो बिना कोर्ट के आदेश के भी खुद से कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब चलते चलते एक और खबर। भारत के युवा शटलर आयुष शेट्टी ने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में कमाल कर दिया है। चैंपियनशिप के पहले ही राउंड में उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 और डिफेंडिंग चैंपियन शी यूकी को हरा करके बड़ा उलटफेर किया है। शेट्टी ने चीन के यूकी के खिलाफ 21-14, 13-21, 21-19 से मैच अपने नाम किया। आयुष शेट्टी पहली बार इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। अपने डेब्यू मैच में ही उन्होंने उस खिलाड़ी को हरा दिया जिसे इस चैंपियनशिप का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था। तो आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।